तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा और शिक्षा के संक्षिप्त और व्यापक अर्थों का अध्ययन किया। आज हम शिक्षा के व्यापक और संक्षिप्त अर्थ में अंतर पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा का व्यापक और संक्षिप्त अर्थ क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन वाइडर एंड नैरोअर एजुकेशन। दोनों में क्या अंतर है, शिक्षा का व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ में अंतर क्या है। तो पहला अंतर है शिक्षा के व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ को हम दो भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करना चाहेंगे। तो शिक्षा का पहला व्यापक अर्थ, यानी शिक्षा व्यापक अर्थ में अगर देखते हैं तो शिक्षा यानी जीवन पर्यंत, यानी बालक के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि विद्यालय शिक्षा भी आती है। और संकुचित अर्थ में यानी शिक्षा एक मनुष्य के निश्चित काल तक चलती है, यानी इसमें केवल विद्यालय शिक्षा आती है। दूसरा डिफरेंस है, यानी इसमें सिर्फ नियोजित, यानी व्यापक अर्थ में शिक्षा नियोजित और अनियोजित, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा आ जाती है व्यापक अर्थ में। लेकिन संकुचित अर्थ में केवल नियोजित शिक्षा यानी औपचारिक शिक्षा ही आती है। तीसरा अंतर है कि यानी शिक्षा यानी इस शिक्षा के यानी व्यापक शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक होते हैं लेकिन विकासोन्मुख होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन संकुचित अर्थों में शिक्षा के उद्देश्य को देखें तो इसके उद्देश्य निश्चित होते हैं लेकिन विकासोन्मुख होते हैं, इसकी सीमा भी होती है। और अगला अंतर है कि यानी इसकी पाठ्यचर्या, व्यापक अर्थ में यदि शिक्षा को हम लेते हैं तो इसकी पाठ्यचर्या भी अति व्यापक होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसको हम सीमा में नहीं बांध सकते। लेकिन संकुचित अर्थों में इसकी पाठ्यचर्या निश्चित होती है, उसकी भी एक सीमा होती है। ठीक उसी तरह से शिक्षण विधियाँ भी है, यानी व्यापक अर्थ में शिक्षण विधियाँ जो है विविध होती है, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन संकुचित अर्थ में कुछ निश्चित उसकी शिक्षण विधियाँ होती हैं जिसका वर्णन भी किया जा सकता है, उसकी व्याख्या भी की जा सकती है। अगला अंतर है यह शिक्षा यानी व्यापक शिक्षा किसी भी स्थान पर और कहीं भी किसी भी समय चलती रहती है। लेकिन संकुचित अर्थों में शिक्षा एक निश्चित स्थान पर चलती है, निश्चित व्यक्तियों द्वारा चलती है और निश्चित बच्चों के बीच चलती है और निश्चित उसका पाठ्यक्रम होता है, पूर्व निर्धारित भी होता है। और अगला अंतर है कि यह किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती रहती है। व्यापक अर्थ में यदि शिक्षा को लेते हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती है, लेकिन संकुचित अर्थ में यह निश्चित शिक्षकों और शिक्षार्थियों यानी छात्र और शिक्षक के बीच ही चलती है। तो यह मुख्य रूप से डिफरेंस है व्यापक और संकुचित अर्थ में। अब हम शिक्षा के व्यापक और संकुचित अर्थ से भली भांति परिचित हो गए। अब हम शिक्षा के रूप यानी शिक्षा के साधन, शिक्षा के रूप में शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं, फॉर्म्स क्या है, शिक्षा के कितने साधन हैं, एजेंसी क्या है। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन आर एजेंसी, यानी शिक्षा के एजेंसी कितने हैं, यानी किन किन साधनों से शिक्षा के रूप क्या है, किन किन साधनों से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा प्राप्त करने के मुख्य रूप से तीन एजेंसियां हैं, तीन साधन हैं। हम तीनों माध्यम से सिर्फ कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो बस मात्र यही तीन ही साधन है जिससे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता रहता है। उसमें पहला साधन है औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजेंसी, औपचारिक साधन। तो औपचारिक साधन यानी एक तरह से औपचारिक साधन जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में चलती है। औपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है
यह समाज की और व्यक्ति की स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, समाज की, राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह समाज की आवश्यकता है, समाज की एक तरह से आर्थिक, कह लीजिए सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, यानी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही होती है। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनते हैं, औपचारिक साधनों के माध्यम से। औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन का सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण साधन है विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय। सबसे महत्वपूर्ण साधन है विद्यालय। अब दूसरा साधन है अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी इनफॉर्मल एजुकेशन यानी शिक्षा की, यानी इस शिक्षा की न तो कोई योजना होती है, न तो कोई उद्देश्य होते हैं, न तो कोई पाठ्यक्रम होता है, न तो कोई निश्चित समय होता है, न तो कोई शिक्षक होता है, न शिक्षार्थी होता है, बल्कि आकस्मिक कहीं भी किसी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं भी वह शिक्षा दी जाती है अनौपचारिक रूप से। उसमें सीखने वाला और सिखाने वाला आमने सामने होता है। वह शिक्षक भी हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, अन्य कोई भी हो सकता है। तो यह अनौपचारिक रूप से शिक्षा यह जन्म से लेकर के प्रारंभ होती है और वह मृत्यु तक चलती रहती है। मनुष्य जो है कि जन्म के बाद शिक्षा प्रारंभ कर देता है। वह कहीं भी किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है, जैसे माता पिता के संपर्क में आता है, संबंधियों के संपर्क में आता है, पास पड़ोस के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, फिर विद्यालय में जाता है, मित्रों के संपर्क में आता है, तो उससे कुछ न कुछ सीखता रहता है अनौपचारिक रूप से, जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अनौपचारिक में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से बालक सीखता रहता है, दोनों साधनों से। ऐसा नहीं कि जब अनौपचारिक रूप से बालक सीख रहा है तो औपचारिक शिक्षा उसकी बंद हो जाती है, नहीं। वह कहीं भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से, सभा में, सोसाइटी में, मित्रों के साथ, रेल यात्रा में, साधु संगत में, कहीं भी वह जाता है, अनौपचारिक रूप से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करता रहता है जो वह पहले नहीं जानता। तो जो भी ज्ञान किसी भी व्यक्ति से वह लेता है उसे हम सीखना ही कहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती है, उसके कोई पाठ्यक्रम नहीं होते हैं, उसके कोई उद्देश्य नहीं होते हैं, बल्कि किसी भी समय कहीं भी किसी भी व्यक्ति से हम सीखते रहते हैं, जिसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब शिक्षा का तीसरा साधन है, यानी तीसरी एजेंसी है निरौपचारिक, या उसको औपचारिकेतर साधन भी कहते हैं, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक तरह से यह औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के साधनों के बीच का साधन है। यानी इसमें शिक्षक भी हो सकते हैं, शिक्षार्थी भी होते हैं, पाठ्यक्रम भी होता है और निश्चित व्यक्तियों द्वारा शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है। व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपनी सुविधानुसार कहीं भी किसी भी समय जब चाहे जैसे वह शिक्षा प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से यह नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों के साधनों के बीच का साधन कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी सुविधानुसार शिक्षा प्राप्त करता रहता है, जैसे इसमें कौनों को शिक्षा दी जाती है। व्यक्ति भी कहीं अपने सुविधानुसार, जैसे किसी भी व्यक्ति को जॉब में है, अगर उसको समय नहीं है तो अपने सुविधानुसार वह शिक्षा प्राप्त कर लेता है, यानी निरौपचारिक साधनों से। तो यह था शिक्षा के 3 साधन, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक साधन। तो औपचारिक साधन का सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण साधन है विद्यालय। अनौपचारिक साधन का सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण साधन है परिवार, और निरौपचारिक साधन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है दूरस्थ शिक्षा, यानी डिस्टेंस एजुकेशन, यानी पत्राचार शिक्षा, जिसके माध्यम से अपनी सुविधानुसार शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। अब शिक्षा हम चर्चा करेंगे शिक्षा की प्रकृति पे।
नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रति प्रकृति पे यदि हम चर्चा करें तो शिक्षा यह अविरल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह स्वदेशी प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी शिक्षा व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही इसका निर्माण किया है। सामाजिक संस्था एक तरह से विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, चाहे औपचारिक और अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से हम विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। तो यह एक स्वदेशी प्रक्रिया है और यह शिक्षा के सीखने वाला, सिखाने वाला और उसकी विषय सामग्री यानी तीनों के बीच चलती रहती है। शिक्षा के मुख्य रूप से 3 ध्रुव हैं। बहुत पहले शिक्षा के दो ही ध्रुव माने जाते थे, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी एक सीखने वाला और दूसरा सिखाने वाला। तो एडम्स ने शिक्षा को 2 ध्रुवीय प्रक्रिया माना है। शिक्षा शास्त्री एडम्स एक है जिन्होंने कहा है कि शिक्षा का सिर्फ 2 ही ध्रुव हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन प्रयोजनवादी विचारक जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। कहा नहीं, शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यानी इन्हीं तीनों ध्रुवों के बीच शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। एक सीखने वाला होता है, दूसरा सिखाने वाला होता है और सीखने सिखाने के विषय सामग्री के अंतर्गत ही शिक्षा चलती रहती है। तो शिक्षा 2 ध्रुवीय नहीं बल्कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी इसकी कोई सीमा नहीं होती है। विषय सामग्री इसकी विषय शिक्षा की यानी व्यापक अर्थ में अगर देखते हैं तो इसकी कोई विषय सामग्री नहीं होती, लेकिन संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री होती है। व्यापक अर्थ में इसकी शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती, व्यापक होती है, लेकिन संकुचित अर्थ में इसकी शिक्षण विधियां संकुचित होती है। तो यानी शिक्षा एक तरह से यानी शिक्षा के स्वरूप में यानी शासन तंत्र, अर्थतंत्र, शिक्षा की संरचना, वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक परिवर्तनों के अनुसार शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे प्रारंभ में आदिकाल में जिसका जैसे शासन होता है, जैसे ब्रिटिश काल में शिक्षा का स्वरूप, आधुनिक काल में शिक्षा का स्वरूप और आदिकाल में शिक्षा का स्वरूप क्या था। यदि हम आदिकाल से लेकर के यानी वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यानी शिक्षा जैसे जैसे जिन कालों में जिसका प्रभुत्व रहा, ब्रिटिश काल में शिक्षा का क्या स्वरूप रहा, मध्यकाल में शिक्षा का क्या स्वरूप रहा, ब्रिटिश काल में शिक्षा का क्या स्वरूप रहा, अब वैदिक काल में या ब्राह्मणी शिक्षा में शिक्षा का क्या स्वरूप रहा, तो इससे शासन तंत्र, अर्थतंत्र के अनुसार शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। तो यही है शिक्षा की प्रकृति। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे।